Hello students, welcome back to the lecture video, and in this video we will be discussing about the German unification and the Italian unification. ये जो दो टॉपिक हैं, these are very important regarding your CBSE examination because इस साल भी इन दो टॉपिक्स में से क्वेश्चन आया है. So let's continue. So in this video we will be talking about making of Germany and Italy and how these nation states were visualized by the ideas of liberal nationalism. जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या आर्मी जो है वो एक आर्किटेक्ट मतलब बना सकती है नेशन को? बिल्कुल सही. और यही जर्मनी के केस में हुआ. जो एज ऑफ रेवोल्यूशन हुआ 1830 से लेकर 1848 तक, और 1848 के बाद से जो मिडिल क्लास था जर्मनी का, वो एक तरीके से नेशनलिज्म चाहता था, अपने लिए एक अलग नेशन चाहता था. और जो लिबरल इनिशिएटिव थे नेशन बिल्डिंग के, वो रिप्रेस कर दिए गए मोनार्की के द्वारा. जो मोनार्कीज थी वहाँ पर, मिलिट्री के द्वारा, और लैंड ओनर्स जो वहाँ पर ज़मींदार थे, वो नहीं चाहते थे कि नेशन स्टेट बने, सबको इक्वल राइट्स मिले, एंड दे वांटेड टू एंजॉय द प्रिविलेज. और इन्हीं लोगों ने नेशनल मूवमेंट दबाया. लेकिन जर्मन स्टेट में एक टेरिटरी थी पर्शिया की, और पर्शिया के जो चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था ऑटो वॉन बिस्मार्क. ही मेड इट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ हिज मिलिट्री. उन्होंने 7 सालों तक लड़ाइयाँ लड़ी, और उन्होंने इन 7 सालों में 3 वॉर्स जीती अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस. और जो पर्शिया था उसको एक तरीके से विक्टोरियस बनाया. और जो भी जर्मन कॉन्फेडरेशंस इन तीनों के पास थी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के पास, उनसे लिया, और जर्मनी को एक पूरा नेशन स्टेट बनाया. की मदद से ही जर्मनी एक नेशन स्टेट बन पाया. और जो पर्शिया के उस समय किंग थे, केसर विलियम I ऑफ पर्शिया, ही वॉज प्रोक्लेम्ड द एम्परर. अब ये कब उनको एम्परर बनाया गया जर्मनी का? 18 जनवरी 1871 को. और कहाँ पे हुई थी ये सेरेमनी? ये सेरेमनी जो हुई थी वो हॉल में हुई थी, हॉल ऑफ मिरर्स में, जो कि पैलेस में है. पैलेस कहाँ पे? वर्साई में एक पैलेस है, इसे वर्से बोलते हैं, वर्सेलिस लिखा हुआ है, बट इन जर्मन यू से वार्से, टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर. जो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस थी जर्मनी को बनाने में, उसमें पर्शिया का बहुत बड़ा रोल था. और जो नए स्टेट बने थे वो एम्फेसिस करते थे कि करेंसी को मॉडर्नाइज करा जाए, बैंकिंग सिस्टम अच्छा हो, जुडिशियल सिस्टम अच्छा हो जर्मनी का. पर्शिया मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी. और पर्शिया में जो चली आ रही थी, सब लोगों को आज़ादी मिली हुई थी, एक तरीके से प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम था, और एक नेशन की तरह रहता था, वो पूरे जर्मन स्टेट में होने लगा. दिस इज अ पिक्चर ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द जर्मन एम्पायर इन द हॉल ऑफ मिरर्स एट वार्से. एंटोन वॉन वेर्नर ने बनाई है पिक्चर. So with this, Germany was united and all the other states which were controlling the German Confederation came under Persia. So after talking about Germany, let's talk about Italy. Italy जो था एक कोई कंट्री नहीं था. बेसिकली कंट्री बनने से पहले ये 7 अलग अलग स्टेट्स थे, ठीक है, जिसे आप मैप में भी देखेंगे. इन 7 स्टेट्स में से सिर्फ एक ही स्टेट था जो इटालियन डिसेंसी और इटालियन बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के साथ मेल खाता था, और वो था सरदानिया पिडमाउंट का, ठीक है. और जो नॉर्थ में था इटली का इलाका, वो था अंडर द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर. जो सेंट्रल इटली था वो अंडर था पोप के. पोप जो होता है उन्हें बोलते हैं हम धर्मगुरु, और द हाईएस्ट रिलीजियस लीडर ऑफ क्रिश्चियनिटी. तो एक तरीके से चर्च जो था, कैथोलिक चर्च जो था, वो वहां पर रूल करता था. जो सदर्न पार्ट था इटली का, मॉडर्न डे इटली का, वो रूल किया जाता था बर्बन डायनेस्टी के किंग के द्वारा, जो कि थे स्पेनिश रूलर्स. और स्पेनिश रूलर्स जो थे वो साउथ में एक तरीके से कब्जा जमाए हुए थे. तो 1830s में जब एज ऑफ रेवोल्यूशन चला, तब एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, वो थे गिजिपो मजीनी. इनके बारे में एक क्वेश्चन आया था इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स में. सो ये जो थे, ये इटालियन रेवोल्यूशनरी थे. ही वांटेड टू मेक इटली इनटू वन यूनाइटेड नेशन, और इसी के लिए इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई. अब सीक्रेट सोसाइटीज वो सोसाइटीज थी जो छुपके काम करती थी किंग से, मोनार्की से, और नेशन बिल्डिंग में मदद करने के लिए बनाई गई थी. इनकी सीक्रेट मीटिंग्स होती थी. तो उन्होंने 2 बनाई थी, उनमें से एक था यंग इटली. फिर उन
सोसाइटीज के साथ मिलकर इन्होंने 2 बार इटली को यूनाइट करने की कोशिश करी। एक तो करी 1831 में, और दूसरी जो कोशिश थी जो इनकी नाकाम हो गई वो 1848 में हुई। तो आप देख सकते हैं जो एज ऑफ रेवोल्यूशनरी पीरियड था 1830 से शुरू हुआ था और 1848 तक गया। और इसी पीरियड में आप देखेंगे कि गिजिपो मजीनी ने बहुत ट्राई किया कि इटली को यूनिफाई कर पाए, बट वो नहीं कर पाए। अब पूरी जिम्मेदारी इटालियन यूनिफिकेशन की आ गई थी सरदानिया पिडमाउंट, जो कि एक स्टेट था जिसमें इटालियन बैकग्राउंड था, उसके किंग पे। उनका किंग का नाम था विक्टर इमानुएल सेकंड। सो ही टुक द चार्ज ऑफ द यूनिफिकेशन। अब जैसे जर्मनी में आपने देखा कि जो किंग था कैसर विलियम वन, उन्होंने डायरेक्टली कुछ नहीं किया था। उनके जो चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, उनकी वजह से जर्मन यूनिफिकेशन हुआ। सिमिलरली सेम थिंग हैपेंड इन इटली ऑल्सो। तो यहां पर थे चीफ मिनिस्टर कैवर। ये ना ही रेवोल्यूशनरी थे, कोई क्रांतिकारी थे, ना ही कोई डेमोक्रेट थे, और डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते थे। ऑब्वियसली ही वॉज अंडर द किंग एंड ही बिलीव्ड इन मोनार्की। बट जो उनका मेन मोटिव था वो डेमोक्रेसी लाना नहीं, वो इस इटली को यूनाइट करना था, एक नेशन बनाना था, नेशनलिज्म की फीलिंग लानी थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत टैक्टफुलनेस दिखाई, बहुत उन्होंने चालें चली, और अपनी सूझबूझ के तरीके से, जैसे आपने तेनाली रामा का सुना होगा, हु वॉज वन ऑफ द मेन पर्सन्स ऑफ कृष्णदेवराया इन दी विजयनगर एम्पायर, जैसे आप टीवी में देखते हैं। सिमिलरली कैप्टन कैवर जो थे वो सरदानिया पिडमाउंट के रूलर इमानुएल जो थे, विक्टर इमानुएल सेकंड के वो चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने 1859 में ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर, जो कि नॉर्थ ऑफ इटली में था उस समय, उसको हरा दिया। अब एक और इंसान थे जिनका नाम था गिजिपो गिरिबाल्डी। ही वॉज ऑल्सो यू कैन से दैट अ वेरी गुड रेवोल्यूशनरी एंड ऑल्सो अ वेरी गुड फाइटर। उन्होंने बहुत सारे यंग वॉलंटियर्स गैदर करे जो वेपनरी सिस्टम जानते थे, जो लड़ने के लिए तैयार थे, और उन्होंने साउथ जो इटली था, जो स्पेनिश के अंडर था, उनको हासिल कर लिया 1860 में। तो इन 2 सालों में 1859 में नॉर्दर्न इटली, 1860 में सदर्न इटली, और जो पोप वाला था वो तो ऑलरेडी किंग के अंडर आ ही जाता क्योंकि वो इतनी रेजिस्टेंस शो नहीं करते। सो 1861 विक्टर इमानुएल सेकंड को प्रोक्लेम कर दिया गया, बना दिया गया, एक तरीके से उनको घोषित कर दिया गया किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। अब इटालियन रेवोल्यूशन जो हुआ, वहां के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी उस समय जैसे फ्रांस के लोगों को थी। फ्रांस के लोग ला पात्रे, ला सिटियोने ऐसे करके आइडियोलॉजी से चलते थे, बट इटालियन लोग इलिटरेट थे। तो वो यही समझते थे कि इटालिया विक्टर इमानुएल किंग की बीवी का नाम है, जो कि एक अपने आप में एक हंसी की बात है। अब यहां आप 2 मैप देखेंगे। एक मैप जो है यूनिफिकेशन से पहले का है, तो आप देख सकते हैं किंगडम ऑफ बोथ सिलिसिस, जो यहां पर आपको दिख रहा है पहले मैप में, ये स्पेनिश के रूल के अंडर था। फिर जो मिडिल पार्ट है ये पोप के अंडर था, और जो नॉर्दर्न पार्ट आप देख रहे हैं दिस इज ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, और ये ऑरेंज में जो है पहले बॉक्स में इट इज सरदानिया पिडमाउंट। सो यहां पर विक्टर इमानुएल जो थे उनका राज था। एंड यूनिफिकेशन के बाद आप देख सकते हैं पूरा इटाली कैसे दिखता है। So this was all from this video, and I hope that you have enjoyed it. In the next part of the video, I will finish this chapter as well as I will tell you important question answers of this chapter that may come in your examination. Hope to see you soon. Take care. Jai Hind.